हाँ तो भाई, तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे 2 चैप्टर 22 और 23 कंप्लीट हो चुके हैं, और आज की क्लास में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर 24 जिसका नाम है मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो रक्त परिसंचरण तंत्र वाला जो टॉपिक है, इसमें हम मुख्य रूप से अपने रक्त और हृदय के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर परिसंचरण तंत्र क्या होता है, ठीक है। तो सुनिए, ऐसा तंत्र जो गैस बिल में खाद्य पदार्थों का वितरण व उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने, उसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। बात को समझिए कि भाई परिसंचरण तंत्र क्या होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा तंत्र जो गैसों का एक्सचेंज करवा सके, आदान प्रदान, यानी O2 CO2 का एक्सचेंज, जो हमारी बॉडी के अंदर खाद्य पदार्थ होते हैं उनका पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन करे, और जो हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल यानी कि उत्सर्जी एक्सक्रीटरी पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकाल दे। ऐसे तंत्र को हम क्या बोलते हैं? परिसंचरण तंत्र बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा तंत्र जो गैस बिल में खाद्य पदार्थों का वितरण और उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकाले, उसे हम क्या बोलते हैं? परिसंचरण तंत्र बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो थी हमारी परिसंचरण तंत्र की परिभाषा, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो करते हैं रक्त का संगठन यानी कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड, या मैं यूं कहूं कि रक्त का वर्गीकरण। तो रक्त, हालांकि 11th क्लास में भी हमने आपको इसका क्लासिफिकेशन बताया है, और मैंने आपको तब भी ये कहा था कि यही टॉपिक हमको दोबारा से 12th क्लास में पढ़ना पड़ेगा, और अभी आप इसको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि अभी मैंने कुछ दिनों पहले ही आपको करवाया है, ज़्यादा टाइम इसको नहीं हुआ है, ठीक है। तो रक्त का क्लासिफिकेशन, तो रक्त की अगर मैं बात करूं तो इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो है प्लाज्मा और एक होती है रक्त कणिका। तो ये जो प्लाज्मा होता है वो 55% होता है, और जो रक्त कणिकाएं होती है वो 45% होती है, 45% होती है। प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो इनको 3 भागों में डिवाइड किया है। एक तो है जल, एक है कार्बनिक पदार्थ, और एक है अकार्बनिक पदार्थ। जो जल होता है वो 90% होता है प्लाज्मा में, और जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसमें एल्ब्यूमिन,
ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन आदि होते। और जो अकार्बनिक होता है उसमें हमारे सोडियम, कैल्शियम आदि मिनरल्स पाए जाते हैं। और भी है पर मुख्य जो रूप से वो हमारे सोडियम और कैल्शियम होते हैं। बात अगर हम रक्त कणिका की करें तो इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। रक्त कणिकाएं जो होती है वो 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी का अगेन डिवाइडेशन किया गया है कणिका में और कणिका रहित। कणिका में को अगेन 3 भागों में डिवाइड किया गया है, वह है न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। और जो कणिका रहित डब्ल्यूबीसी हैं वो 2 होती हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक है। तो जो आपको ये क्लासिफिकेशन दिखाई दे रहा है वो रक्त का क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है। तो सुनिए, रक्त को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, या मैं ये कहूं कि रक्त 2 भागों से मिलकर बनता है, जिसमें 55% प्लाज्मा होती है और 45% हमारी रुधिर कणिकाएं होती है। प्लाज्मा में सबसे पहले 3 भाग होते हैं प्लाज्मा के, या 3 कंपोनेंट मिलकर प्लाज्मा का निर्माण करते हैं, जल, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। तो नीट में कई बार ये क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि प्लाज्मा में जल की परसेंटेज क्या होती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ ले गया है नीट में, तो आपको याद होना चाहिए 90% जल होता है प्लाज्मा के अंदर। बाकी जो 10% में हमारे कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थों में हमारी एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन जो कि प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार होती है, एंटीबॉडी के लिए ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। ये जो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों कंपोनेंट रुधिर का थक्का जमाने में सहायता करते हैं। मैं आपको बता दूं, अभी इसी टॉपिक में हम रुधिर स्कंदन की प्रक्रिया को पढ़ेंगे। तो उस रुधिर स्कंदन में रुधिर का थक्का जमने में जो हमारी प्लाज्मा होती है वही सहायता करती है। प्लेटलेट्स भी करती है और प्लेटलेट्स के साथ कौन, प्लाज्मा करती है। ठीक है, चलिए। तो ये तो हमारे कार्बनिक पदार्थ हैं। अकार्बनिक पदार्थ में हमारे सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम ये आदि होते हैं। तो उनमें जो मुख्य है वो कैल्शियम है, क्योंकि इस कैल्शियम का बहुत मेन रोल होता है रुधिर स्कंदन में। रुधिर का थक्का जमाने में जो हमारा कैल्शियम है उसका बहुत अहम योगदान है। ठीक है, अभी उसको देखेंगे। तो यहां तक बात समझ में आई। हम बात प्लाज्मा की कर रहे हैं। प्लाज्मा 55% होता है, जिसमें जल होता है। जल की परसेंटेज 90 होती है, 90% जल होता है। बाकी कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। फिर हम बात करें रुधिर कणिका की, रक्त कणिका की। तो जो रक्त कणिका होती है वो 45% होती है, 45% होती है। ये 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स।
तो आरबीसी और प्लेटलेट्स का कोई डिवाइडेशन नहीं होता, लेकिन डब्ल्यूबीसी का डिवाइडेशन होता है। इसको डब्ल्यूबीसी को कोशिका द्रव्य में उपस्थित कण, पार्टिकल्स, कण के आधार पर डब्ल्यूबीसी को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है कणिकामय, जिसको ग्रेन्युलोसाइट बोलते हैं इंग्लिश में, ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्यूल्स बोलते हैं ना कणों को, और कोशिका का मतलब साइट, साइटो, तो ग्रेन्युलोसाइट यानी कि ऐसी डब्ल्यूबीसी जिनके कोशिका द्रव्य में कुछ कण प्रेजेंट होते हैं, और कणिका रहित ऐसी डब्ल्यूबीसी जिनके कोशिका द्रव्य में किसी भी प्रकार का कण नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो हमारी जो डब्ल्यूबीसी है उसके दो भाग हैं, एक तो कणिकामय कोशिका और एक कणिका रहित। कणिकामय जो डब्ल्यूबीसी है वो तीन प्रकार की होती है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। जबकि कणिका रहित जो होती है वो दो प्रकार की होती है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो रक्त होता है उसका क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इन सभी की डिटेल्स के बारे में। जो आपको ये पदार्थ दिखाई दे रहे हैं उनकी हम डिटेल्स पढ़ते हैं। हालांकि जो हमारा प्लाज्मा वाला पार्ट है उसमें ज़्यादा खास डिटेल नहीं है। ठीक है, केवल प्लाज्मा की मैं बात करूं तो हम ये कह सकते हैं कि यह पीले रंग का एक क्षारीय तरल होता है। हाँ, पीले रंग का एक तरल होता है, या हम यूं कहें कि रुधिर के तरल भाग को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए ये हमारी प्लाज्मा है। ठीक है, तो इस प्लाज्मा के अंदर ही हमारी ब्लड सेल्स होती है, रुधिर कणिकाएं। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर, यानी कि प्लाज्मा के साथ ही हमारी रुधिर कणिकाएं प्रवाहित होती है। ठीक है, तो क्योंकि हम टोटल को ही तो रक्त बोलते हैं भाई, अरे रक्त के दो भाग हैं, प्लाज्मा और रक्त कणिका, तो इसको टोटल ही तो हम रक्त बोलेंगे। तो प्लाज्मा तो होता है चारों ओर, और उसके अंदर या बीच में होती है रक्त कणिकाएं। तो रक्त का जो तरल भाग है, ये वाला, वो तो है प्लाज्मा, और जो रुधिर कणिकाएं जो होती है ठोस, तो उसको हम बोलते हैं रुधिर कणिका। तो एक बहुत सिंपल सी बात है कि रुधिर के तरल भाग को हम प्लाज्मा कहते हैं और रुधिर के ठोस भाग को हम रक्त कणिका कहते हैं। ठीक है, रुधिर में जो ठोस भाग है वो तो रक्त कणिकाओं का होता है, और रुधिर में जो तरल भाग होता है वो प्लाज्मा का होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम जो बात करेंगे वो क्रम से अपनी रक्त कणिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। वहां से कई बार एक एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो प्लाज्मा की अगर मैं बात आपको बताऊं छोटी सी, तो प्लाज्मा में आप लिख सकते हैं कि रुधिर के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। यह पीले रंग का होता है। प्लाज्मा जो होता है रुधिर का तरल भाग होता है जो पीले रंग का होता है। ठीक है, इसमें प्रतिरक्षी पाई जाती है। इसमें प्रतिरक्षी पाई जाती है। अच्छा, ये प्रतिरक्षी कैसे पाई जाती है वो मैं आपको एक बार फिर समझा रहा हूं, जरा ध्यान से समझना। अभी मैंने आपको प्लाज्मा के जो कार्बनिक पदार्थ थे, कार्बनिक, उसमें मैंने आपको चार
सब बताए थे। एक तो बताया था एल्ब्यूमिन, एक बताया था ग्लोब्यूलिन, एक बताया था प्रोथ्रोम्बिन और एक था फाइब्रिनोजन। ठीक है, तो होता क्या है कि जब ब्लड बाहर निकलता है, यानी कि कट लग जाता है, कटने पर ब्लड बाहर निकलता है, तो जो अकार्बनिक पदार्थ में मैंने आपको कैल्शियम बताया था भाई, कार्बनिक में तो ये थे और अकार्बनिक में मैंने कैल्शियम आपको बताया था। तो ये जो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, ये दोनों कैल्शियम के साथ मिलकर, मतलब दोनों नहीं मिलेंगे, मैं इसकी पूरी प्रोसेस आपको बताऊंगा। फिलहाल आप इतना समझो कि जो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन है, ये कैल्शियम के साथ मिलकर रुधिर का थक्का जमाने में सहायता कर देते हैं। जैसे ही रुधिर का थक्का जमता है, रुधिर का थक्का जमता है, तो ये मानो आप कि आपकी प्लाज्मा में से ये वाले पदार्थ खत्म हो गए, हुए कि नहीं हुए। तो अब जो पदार्थ बचेगा प्लाज्मा में, वह पदार्थ कौन सा रहेगा? ग्लोब्यूलिन। क्या रहेगा? ग्लोब्यूलिन। और ग्लोब्यूलिन जो है वो एक प्रकार की एंटीबॉडी होती है। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा इम्यूनोग्लोब्यूलिन, पढ़ा था, प्रतिरक्षी पिंड की संरचना पढ़ा था क्या, चैप्टर नंबर 4 में, है ना। तो ये जो ग्लोब्यूलिन है वो क्या है? एंटीबॉडी है। तो मैं आपको बताऊं कि रुधिर का जब थक्का जम जाता है, रुधिर का थक्का जमने के बाद जो तरल बचता है, उस तरल को हम कहते हैं सीरम। क्या बोलते हैं? सीरम। बात नोट करना कि जो प्लाज्मा था, उस प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन था। इन्होंने क्या किया? इन्होंने रुधिर स्कंदन को करवाया, तो ये खुद नष्ट हो गए। अब इस प्लाज्मा के पास क्या बचा हुआ है? ग्लोब्यूलिन। ये तो प्रोटीन है, कोई ज्यादा खास बड़ी बात नहीं है। तो अब थक्का जमने के बाद जो तरल पदार्थ बचेगा प्लाज्मा में से, उस तरल को हम क्या नाम देते हैं? सीरम। इस सीरम में आप मुझे बताइए कौन सी चीज है? केवल एंटीबॉडी। क्या है? एंटीबॉडी। तो मैं आपको बता दूं, इसी सीरम का उपयोग हम दवाइयों के रूप में करते हैं, बीमारियों के उपचार के लिए करते हैं। हमारे जो इंजेक्शन बनते हैं ना, उनमें क्या होता है? डायरेक्ट एंटीबॉडी होती है। तो वह एंटीबॉडी कहाँ बन सकती है? सीरम में ही तो होंगी भाई एंटीबॉडी। सीरम में केवल एंटीबॉडी होती है। तो उसी सीरम का उपयोग हम अपने इंजेक्शन के रूप में करते हैं। और आजकल जैसे आपने सुना होगा कोरोना चल रहा है, तो इस कोरोना का जो इलाज है, आपने काफी सुना होगा ना, प्लाज्मा थेरेपी से करने जा रहे हैं। पता है ना? प्लाज्मा थेरेपी से क्यों कर रहे हैं भाई? प्लाज्मा थेरेपी से क्योंकि जो पेशेंट सही हो गए हैं, उनकी प्लाज्मा में आप मुझे बताइए कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। तो अगर हम उस प्लाज्मा का उपयोग करें तो वो हमें कोरोना के खिलाफ क्या मिल सकती है? एंटीबॉडी मिल सकती है। ठीक है, तो इसीलिए हम प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग करने की सोच रहे हैं या कर भी रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो ये है प्लाज्मा। प्लाज्मा के बाद हम अपनी रक्त कणिकाओं की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आरबीसी, लाल रुधिर कणिका। ठीक है, तो मैं पॉइंट लिखूंगा, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट इसी प्रकार से आपको याद करने। इसी एरिथ्रोसाइट कहते हैं। इसका जो साइंटिफिक नेम है आरबीसी का, एरिथ्रोसाइट होता है।
इसकी आकृति उभयावतल होती है, आरबीसी। इसकी आकृति उभयावतल है, बाइकॉन्केव होती है, मतलब अवतल लेंस जैसी, यूं आप मान सकते हैं। इसका जो व्यास होता है वो 7 से 8 म्यूएम होता है व्यास, ठीक है। इसकी संख्या पुरुषों में 52 लाख पर एमएमक्यू, व महिला में 47 लाख पर एमएमक्यू होती है। आरबीसी की संख्या की मैं बात करूं तो पुरुषों में 52 लाख और महिला में 47 लाख होती है। इसमें श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन होता है, जिसकी मात्रा 15 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। इसका विघटन प्लीहा यकृत में होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करें आरबीसी के बारे में। रुधिर कणिका की जो फर्स्ट कोशिका होती है वो आरबीसी होती है। आरबीसी के कुछ मुख्य पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर बताए। जैसे मैं बात करूं कि आरबीसी का जो नाम होता है, साइंटिफिक नेम, वो एरिथ्रोसाइट होता है। इसकी जो आकृति होती है वो उभयावतल होती है, बाइकॉन्केव लेंस जैसी होती है। इस प्रकार इसकी आकृति होती है, बाइकॉन्केव, देखा होगा आपने, ठीक है। वैसे इसकी जो मेन जो आकृति है मैं आपको बताऊं, इस प्रकार होती है ना, बाइकॉन्केव, राउंड शेप में होती है और दोनों तरफ से दबी हुई होती है। तो उभयावतल जैसी इसकी आकृति होती है आरबीसी की। इसका जो व्यास होता है वो 7 से 8 म्यूएम होता है आरबीसी का। और अगर मैं इसकी संख्या की बात करूं तो पुरुषों में 52 लाख पर एमएमक्यू। अब आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको एमएमक्यू के बारे में भी बताया था। 0.001 ml, 0.001 ml बराबर होता है 1 mmQ के, ठीक है। तो मैंने आपको बता भी रखा है कि हम एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, और एवरेज में बात करूं तो 5200 ml। कितना ml? 5200 ml। तो ये मैं कहूं कि 1 ml के 1000वें भाग में, 1 ml ब्लड के 1000वें भाग में इतनी संख्या है 52 लाख। वो एमएमक्यू का मतलब होता है, ठीक है। 1 ml का जो 1000वां भाग होता है उस भाग में 52 लाख आरबीसी पाई जाती है पुरुषों में, और महिलाओं में कितनी? 47 लाख पाई जाती है, ठीक है। क्योंकि टोटल ब्लड हमारी बॉडी में कितना होता है? 5 से 6 लीटर। और मैंने आपको कई बार बताया है
कि वजन का 7 से 8% हमारी बॉडी में ब्लड होता है। ठीक है, चलिए तो यहां तक बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो आरबीसी होती है उसमें एक मुख्य श्वसन वर्णक होता है जिसका नाम क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। और ये हीमोग्लोबिन, इसकी मात्रा हमारे रक्त में 15 ग्राम पर डेसीलीटर यानी कि 100 ml रक्त में 100 ml रक्त में 15 ग्राम क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये मात्रा होती है, नॉर्मल रेंज होती है। ठीक है, कि 100 ml ब्लड में कितना ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। और मैं आपको एक बात यहाँ पर बता दूं कि जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें हीमोग्लोबिन में 4 फेरस आयन होते हैं, आयरन 4। तो ये क्या करता है, एक हीमोग्लोबिन का अणु 4 ऑक्सीजन के अणुओं से क्या करता है, क्रिया करता है। एक हीमोग्लोबिन का अणु 4 ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। ठीक है, क्योंकि एक हीमोग्लोबिन में कितने फेरस आयन होते हैं, 4 फेरस आयन होते हैं और हर एक फेरस आयन से एक ऑक्सीजन का परमाणु अणु जुड़ता है। ठीक है, तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, 120 दिन का होता है, 120 दिन का। और जब आरबीसी का जीवन काल पूरा हो जाता है तो इनका विघटन या तो प्लीहा में होता है, स्प्लीन और यकृत। मैं आपको बता दूं कि स्प्लीन क्या है, प्लीहा क्या है। तो सुनिए, जो आमाशय होता है, आमाशय, तो इस आमाशय के जस्ट बिहाइंड, बिल्कुल बैक साइड में एक छोटी सी इस प्रकार संरचना होती है। इस संरचना को हम स्प्लीन यानी कि प्लीहा बोलते हैं, प्लीहा। तो ये जो प्लीहा होती है वो आमाशय के निकट होती है, आमाशय के पीछे होती है और यहीं पर जो हमारी आरबीसी होती है उनका विघटन होता रहता है। इसीलिए हम प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। और आरबीसी के निर्माण की अगर बात हो तो मैंने आपको बताया है कि हमारे पास 2 प्रकार की बोन मैरो होती है हड्डियों में, एक तो येलो बोन मैरो और एक रेड बोन मैरो। तो जो लाल अस्थि मज्जा है उससे हमारी आरबीसी का क्या होता है, निर्माण होता है। क्योंकि पूरे ब्लड का जो निर्माण होता है वो हमारी बोन मैरो से ही होता है, अस्थि मज्जा से ही होता है। ठीक है, तो आप आरबीसी के बारे में ये सारे पॉइंट नोट कर सकते हैं। अगर आप इतना ही लिखेंगे तो आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, कोई ज्यादा खास आपको नहीं लिखना है। तो आरबीसी के बारे में जो ये मुख्य मुख्य पॉइंट है वो ये होता है। समझ में आगे बात आरबीसी के बारे में, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट हैं कि इसका इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। इसका व्यास होता है 7 से 8 म्यूएम होता है। ठीक है, इसकी आकृति व्याप्तर होती है। पुरुषों में 52 लाख पर mm³ और महिलाओं में 47 लाख पर mm³ इसकी संख्या होती है। इसमें श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन होता है जिसकी मात्रा 15 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। 1 डेसीलीटर बराबर कितना होता है, 100 ml होता है। ठीक है, और इसका जीवन काल है वो 120 दिन का होता है। और जब ये मृत अवस्था में होती है तो इनका विघटन प्लीहा या यकृत में होता है। और इनका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हम आरबीसी में लिख सकते हैं। क्लियर है बात। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी श्वेत रुधिर कणिका। तो जो डब्ल्यूबीसी होती है इसको ल्यूकोसाइट कहते हैं।
ल्यूकोसाइट, ये रंगहीन होती हैं, इनकी संख्या 7000 पर mm³ होती है, 7000 पर mm³ होती है। जीवन काल 4 से 5 दिन का होता है और अमीबीय गति इनका विशेष लक्षण है तथा आरबीसी व डब्ल्यूबीसी का जो अनुपात होता है वो 600:1 होता है। ठीक है, अभी जो मैंने आपको बात बताई है ये ओवरऑल डब्ल्यूबीसी के बारे में, इसके पार्ट के बारे में अभी बात करेंगे। तो ओवरऑल डब्ल्यूबीसी के बारे में अगर हम बात करें तो डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। ये रंगहीन होती हैं, इनका कोई कलर नहीं होता है, इसलिए इनको व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। इनकी जो संख्या होती है वो 7000 होती है, मतलब डब्ल्यूबीसी की जो संख्या है वो कितनी है 7000 पर mm³। ठीक है, बहुत कम संख्या होती है ना डब्ल्यूबीसी की। इनका जो जीवन काल होता है वो 4 से 5 दिन का होता है। इनका जो जीवन काल है डब्ल्यूबीसी का वो कितना है 4 से 5 दिन का होता है। अमीबीय गति इनका विशेष लक्षण होता है। मैंने आपको बताया भी है कि डब्ल्यूबीसी जो गति करती है हमारी बॉडी के अंदर वो अमीबा की तरह चलती हैं, और मैंने आपको बताया है अमीबा में गति कूट पादों की सहायता से होती है। पढ़ा था ना हमने सोलजेल सिद्धांत, और वो पढ़े थे हाइमन का सिद्धांत, नहीं पढ़े थे क्या? डेलिंजर का सिद्धांत और पढ़े थे ना वो, कि अमीबा किस प्रकार गति करता है, जिसमें हमने कूटपाद का निर्माण देखा था ना, सोलजेल हमने मुख्य बताया था। तो अमीबा की तरह चलना डब्ल्यूबीसी का विशेष लक्षण होता है। और हमारे ब्लड में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की संख्या का जो अनुपात है वो 600:1 है। यानी कि मैं ये कहूँ कि हमारी बॉडी में 600 गुनी अधिक कौन होती है आरबीसी होती है डब्ल्यूबीसी से। ठीक है, तो ये तो ओवरऑल जो बात थी वो किसके बारे में थी, डब्ल्यूबीसी के बारे में, है ना। इनको ल्यूकोसाइट कहते हैं, ये रंगहीन होती हैं, इनकी संख्या 7000 पर mm³ होती है, इनका जीवन काल 4 से 5 दिन का होता है। अमीबीय गति इनका विशेष लक्षण है, और आरबीसी डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना है 600:1 होता है। क्लियर है बात? तो जैसा कि आपको पता है कि डब्ल्यूबीसी हमने पढ़ ली है ना, तो अब जो हम बात करेंगे वो डब्ल्यूबीसी के भागों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी का जो पहला भाग था वह है न्यूट्रोफिल। अच्छा, इन डब्ल्यूबीसी के जो कणिकामय कोशिका हैं उनके नामों पे आप गौर कीजिए, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। न्यूट्रोफिल का क्या मतलब होता है, न्यूट्रल यानी कि उदासीन। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि जो न्यूट्रोफिल होती है इसका कोशिका द्रव्य या इसके कोशिका द्रव्य में अम्लीय व क्षारीय कण होते हैं, इसलिए ये उदासीन रंजी होती है। मतलब जो न्यूट्रोफिल होता है, डब्ल्यूबीसी जो कोशिका है, तो इसमें क्या होगा कि न्यूट्रोफिल में अम्लीय कण
और क्षारीय कण दोनों ही पाए जाते हैं कोशिका द्रव्य में, तो दोनों पाए जाएंगे तो उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी, उदासीन हो जाएगी। तो इसलिए इस कोशिका का क्या नाम दिया गया था, न्यूट्रोफिल नाम दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, इसका जो केंद्रक होता है वो 2 से 7 पिंड का होता है और इसमें कोशिका पारण की क्षमता होती है। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल जो डब्ल्यूबीसी की पहली कोशिका है, आप उसमें इतना ही लिखेंगे कि इसके कोशिका द्रव्य में अम्लीय और क्षारीय कण होते हैं, इसलिए इसको उदासीन रंजी कोशिका कहते हैं। और इसका जो केंद्रक होता है वो 2 से 7 पिंडों का होता है और इसमें कोशिका पारण की क्षमता होती है। कोशिका पारण मतलब न्यूट्रोफिल ऐसी कोशिका है जो किसी भी कोशिका के अंदर जा सकती है और कोशिका पारण की क्षमता होने की वजह से ये हमारी बॉडी के अंदर जो जीवाणु होते या सूक्ष्म जीव होते उनको मारकर नष्ट कर देती है न्यूट्रोफिल। ठीक है, इसका जो केंद्रक वाली बात है तो वो मैं सभी के अलग अलग केंद्रक बनाऊंगा एक साथ। ठीक है, तो अभी आप इतना याद रखो कि न्यूट्रोफिल का जो केंद्रक है वो 2 से 7 पिंडों का बना होता है। तो इतनी सी बात हमको किसमें लिखनी है, न्यूट्रोफिल में। भाई मुख्य बात है कि न्यूट्रोफिल, तो सिंपल सी बात है, इसका कोशिका द्रव्य न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा और इसमें केंद्रक है जो 2 से 7 पिंडों का बना होता है और इसका विशेष गुण क्या है कि इसमें कोशिका पारण की क्षमता होती है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है इओसिनोफिल और इसका जो दूसरा नाम है वह है एसिडोफिल। अब नाम से आप पता चल गया होगा, एसिडोफिल यानी कि एसिड, तो सिंपल सी बात है इसका कोशिका द्रव्य, इसका जो कोशिका द्रव्य होता है वह अम्लीय कण इओसिन से गुलाबी अभिरंजित होता है। इसका केंद्रक द्विपिंडीय होता है और इसमें एंटीहिस्टामिनिक गुण पाया जाता है। देखिए, इओसिनोफिल यानी कि एसिडोफिल जो कोशिका है उसमें आपको इतना ही पॉइंट लिखना है कि इसका जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें अम्लीय कण पाए जाते हैं, इसलिए इसको एसिडोफिल बोलते हैं। और इसको इओसिनोफिल क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका जो कोशिका द्रव्य है वो एक इओसिन होता है अभिरंजक, रंगने वाला। तो इओसिन नाम का एक अभिरंजक होता है, उस अभिरंजक से इसका कोशिका द्रव्य गुलाबी रंग का होता है, इसलिए इसको हम इओसिनोफिल भी बोलते हैं। और एसिडोफिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके कोशिका द्रव्य में कैसे कण होते हैं, अम्लीय कण। ठीक है, इसका केंद्र कैसा है, 2 पिंड वाला और इसका विशेष गुण इसमें एंटीहिस्टामिनिक गुण पाया जाता है। एंटी का मतलब विरुद्ध कार्य करने वाला, किसके, हिस्टामिन के। अब ये हिस्टामिन क्या है, हिस्टामिन एक एलर्जिक पदार्थ है जो हमारे शरीर में एलर्जी के समय उत्पन्न होता है, यानी कि किसी भी जब हमें कोई एलर्जी होती है तब यह पदार्थ रिलीज होता है और उसको सही करने के लिए हमारी जो इओसिनोफिल है वो एक पदार्थ स्रावित करती है जिसको हम एंटीहिस्टामिनिक बोलते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इओसिनोफिल कोशिका होती है उसमें एंटीहिस्टामिनिक गुण पाया जाता है।
तो आपको इओसिनोफिल के बारे में यही 3 पॉइंट लिखने हैं। इसका कोश का द्रव्य अम्लीय कण इओसिन से गुलाबी अभिरंजित होता है, इसका केंद्रक द्विपिंडीय होता है और इसमें एंटी हिस्टामिनिक गुण पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें बेसोफिल। बेसोफिल, तो बेसोफिल जैसा कि बेस का मतलब क्या होता है? क्षार। तो सिंपल सी बात है, इसका कोशिका द्रव्य क्षारीय कणों से अभिरंजित होता है। जो होता है वो होता है मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन ब्लू, मिथाइलिन ब्लू नाम का अभिरंजक होता है जो क्षारीय प्रकृति का होता है, तो उससे ये अभिरंजित रहता है, जो नीले कलर का बनाता है इसको ना। और इसका केंद्रक एस आकृति का होता है। बेसोफिल का जो केंद्रक होता है वो कैसा होता है? एस आकृति का होता है। हालांकि आपकी जो बुक में 2 से 3 पिंडों का दिया हुआ है, बहुपिंडी दिया हुआ है, लेकिन आपको यही याद करना है कि बेसोफिल का केंद्रक कैसा है? एस आकृति का होता है। ठीक है, यह हिस्टामिन व हेपेरिन का श्रावण करती है। जो बेसोफिल है, अब आपको समझ में आ गई बात कि बेसोफिल ही हिस्टामिन का क्या करती है? श्रावण करती है। अच्छा, बेसोफिल क्या है? एक क्षारीय, तो इसके अगेंस्ट कोई अम्लीय कोश का कार्य कर सकती है कि नहीं कर सकती, आप बताइए। तो इसीलिए तो इओसिनोफिल जो थी उसमें कौन सा गुण पाया जाता है? एंटी हिस्टामिनिक। ठीक है, इसके प्रभाव को खत्म करने के लिए जो इओसिनोफिल होती है वो काम करती है। तो इसीलिए इओसिनोफिल में एंटी हिस्टामिनिक गुण पाया जाता है, और जो बेसोफिल होती है वो इस हिस्टामिन का क्या करती है? श्रावण करती है। और हेपेरिन तो आपको मैंने बता ही रखा है, हृदय स्कंदक, मतलब एंटी कोगुलेंट है, जो प्रतिस्कंदक है, हृदय का थक्का नहीं जमने देता है। तो बेसोफिल में आपको क्या पॉइंट लिखना है? देखो, 3 पॉइंट आप इनके मुख्य हैं, तीनों कोशिकाओं के। एक तो इनके कोशिका द्रव्य के बारे में आपको बताना है, एक इनके केंद्रक के बारे में बताना है, और एक इनका कोई मुख्य लक्षण बताना है। 3 पॉइंट लिखने हैं। जैसे हमने न्यूट्रोफिल में देखा था, न्यूट्रल था, उदासीन था कोशिका द्रव्य, 2 से 7 पिंड का था केंद्रक, और कोशिका पारण की क्षमता थी। इओसिनोफिल में हमने क्या देखा कि इओसिन से गुलाबी अभिरंजित था, अम्लीय प्रकृति था, द्विपिंडीय केंद्रक था, और जो काम था वो उसका क्या था? एंटी हिस्टामिनिक। इसी प्रकार बेसोफिल में देखा, कोश का द्रव्य क्षारीय अभिरंजित होता है, केंद्रक ऐसा आकृति का होता है, और ये हिस्टामिन और हेपेरिन का क्या करती है? श्रावण करती है। समझ में आ गई 3 बात, तीनों कोशिकाएं। नेक्स्ट, ये जो तीनों कोशिकाएं थी वह थी कणिका में, मतलब ऐसी कोशिका जिनके कोशिका द्रव्य में क्या थे? कण। लेकिन अब जो कोशिका चलेगी वो ऐसी है जिनमें कण नहीं होता। कणिका में को हमने 2 भागों में डिवाइड किया था ना, तो उसी को हम पढ़ रहे हैं मोनोसाइट। अच्छा, मोनोसाइट जो होती है, मोनोसाइट, इसमें क्या होता है? इसका जो केंद्रक होता है, चलो केंद्रक को बाद में लेंगे, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो मोनोसाइट होती है वह सबसे बड़ी आकार की WBC होती है। इसका जो आकार है वो 2 से 100 μm हो सकता है आकार, है ना। और ये ऊतकों में पहुंचकर बड़ी हो जाती है, अतः इसे बृहत
बक्षकाणु कहते हैं। इसका केंद्रक जो होता है वह सेम की आकृति का होता है। सेम का जो बीज होता है उसकी आकृति का होता है मोनोसाइट का केंद्रक, और मोनोसाइट व न्यूट्रोफिल मिलकर प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति बनाते हैं। बात समझिए। मोनोसाइट की अगर हम बात करें तो इसका आकार 2 से 100 म्यूएम तक हो सकता है, और जब ये कोशिका के या शरीर के ऊतक में पहुंच जाती है तो इसका आकार बहुत बड़ा हो जाता है, मतलब 100 म्यूएम तक हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या नाम दे सकते हैं? बृहत बक्षकाणु। बृहत का मतलब बड़ी और बक्षकाणु का मतलब भक्षण करने वाली, किसका? जीवाणु का। ठीक है, तो इसका जो केंद्रक है वो कैसा है कि सेम का जो बीज होता है इस प्रकार की आकृति का इसका क्या होता है? केंद्रक होता है ना। हमारे वृक्क भी सेम की बीज की आकृति के होते हैं, इसी प्रकार इसका केंद्रक होता है। और मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल दोनों का कार्य जीवाणु को नष्ट करने का है, और जीवाणु नष्ट होंगे तो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र बनता है, मजबूत होता है। तो दोनों ही मिलकर हमारे प्रतिरक्षा तंत्र की प्रथम पंक्ति बनाते हैं। तो ये छोटी सी बात हमने किसके बारे में करनी है? मोनोसाइट के बारे में। लास्ट अगर हम बात करें वह है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जिसको हम लसीकाणु भी कहते हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट। तो ये जो लिम्फोसाइट होते हैं इनका जो केंद्रक है जो गोलाकृति का होता है या अंडाकार आकृति आप लिख सकते हैं। अंडाकार आकृति का इनका केंद्रक होता है, और छोटी जो लसीकाणु होती हैं, छोटी लसीकाणु टी व डी लसीकाणु बनाती हैं, जो प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो लिम्फोसाइट या लसीकाणु में आपको यही 1-2 पॉइंट लिखना था कि लसीकाणु का जो केंद्रक होता है वो अंडाकार होता है, और इसमें जो छोटे लसीकाणु होते हैं वो टी और बी लिम्फोसाइट बनाती हैं, जो हमारी बॉडी में प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है। तो मैं आपसे ये कहूं कि जो लिम्फोसाइट है या ओवरऑल जो डब्ल्यूबीसी कोशिका होती है उसको हम प्रतिरक्षी कोशिका भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को हम प्रतिरक्षी कोशिका कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि डब्ल्यूबीसी में जो लिम्फोसाइट है वह हमारी बॉडी में किसका निर्माण करती है? प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये हमारी डब्ल्यूबीसी के टाइप हुए 5। अब इनकी जो बात केंद्रक की है, मैं आपको केंद्रक इसके बना के बताता हूं सभी के। देखो, सबसे पहले जो न्यूट्रोफिल थी उसका जो केंद्रक है वो इस प्रकार होता है, 2 से 7 पिंडों का होता है न्यूट्रोफिल। ये जो द्विपिंडीय केंद्रक है ये हमारी इओसिनोफिल है। ज्यादा इसमें आपको दिक्कत नहीं है क्योंकि मैंने ये सारी चीज आपको समझा रखी है, डायग्राम भी आपके नोट्स बुक में बने हुए। ठीक है, ये न्यूट्रोफिल है, ये इओसिनोफिल है, और एस शेप का जो केंद्रक होता है
वो हमारा क्या होता है, बेसोफिल। ठीक है। और जो हमारी मोनोसाइट थी उसमें सैम की बीज जैसी आकृति का होता है मोनोसाइट में, और जो लिम्फोसाइट है उसमें जो केंद्रक होता है वो अंड शेप में होता है। तो इस प्रकार जो हमारी 5 कोशिकाएं वो उनका केंद्रक है। ये न्यूट्रोफिल जिसमें 2 से 7 पिंडीय केंद्रक है, इओसिनोफिल जिसमें द्विपिंडीय केंद्रक होता है, बेसोफिल जिसमें एस शेप में होता है, मोनोसाइट जिसमें सैम की बीज जैसा होता है, और लिम्फोसाइट जिसमें अंडाकार होता है। ठीक है। तो अब जो हमारी लास्ट कोशिका है वह है प्लेटलेट्स, तीसरी, सॉरी रक्त कणिका, कोशिका नहीं कणिका। तो कणिका की मैं बात करूं तो हमने 3 प्रकार की कणिका, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का हमने अध्ययन कर लिया है। अभी जो हम पढ़ेंगे थर्ड, जिसको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है। प्लेटलेट्स, इनको थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। इनकी संख्या 3 लाख पर mm³ होती है, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। इनकी संख्या 3 लाख पर mm³ होती है। इनका कार्य रक्त का थक्का जमाना होता है। ठीक है। और नोट में मैं एक बात आपको बता दूं कि आरबीसी व प्लेटलेट्स केंद्रक रहित होती है। ठीक है। तो ये जो हमारी थ्रोम्बोसाइट है, प्लेटलेट्स है, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं इनको। इनकी संख्या जो होती है 3 लाख पर mm³ होती है, और इनका जो कार्य होता है वो रक्त का थक्का जमाना होता है। और मैं जीवन काल की बात करूं तो 7 से 10 दिन का होता है। इनका जीवन काल कितना होता है, 7 से 10 दिन का। और आरबीसी और प्लेटलेट्स दोनों ही कोशिकाओं में या रक्त कणिकाओं में केंद्रक का क्या होता है, अभाव होता है। ठीक है। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। और जो ऊंट होता है और लामा होता है उनकी आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक प्रेजेंट होता है। तो ये जो आज के लेक्चर में केवल हम इतना ही पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने रुधिर कणिकाओं के बारे में पूरी बात कर ली है, मतलब रक्त के संगठन के बारे में बात कर ली है। ठीक है। और अगले जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू।